हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह सीरीज जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ये जो गोलमेज सम्मेलन है, तो पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा कि इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और टोटल जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि जो पहला था फर्स्ट, ये हुआ था 1930 में। जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 1931 में। और जो थर्ड हुआ था वो हुआ था 1932 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। और इसमें जो है, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने भाग लिया था। और ये जो तीनों सम्मेलन है, तीनों सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। और ये जो सम्मेलन है ये किस लिए आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो इसके द्वारा भारत का जो संविधान था उसका निर्माण करना था, इसलिए इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, कि गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये किससे संबंधित है? तो ये जो लाल बाल पाल हैं, तो इनका पूरा नाम हो गया लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो तीनों नेता हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी 2 दल थे। एक को बोलते थे लोग नरम दल और दूसरे को बोलते थे लोग गरम दल। तो ये जो थे गरम दल के नेता थे। कांग्रेस पार्टी में जो गरम दल के नेता थे वो कौन थे? ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। और किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो जो आज़ाद हिंद फौज है, इंडियन नेशनल आर्मी बोलते थे लोग, इसके जो संस्थापक है, इनका संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। और इसका जो गठन हुआ था, ये सबसे पहले 1942 में हुआ था। और ये किया गया था, एक फौज बनाया गया था 1942 में। और ये सबसे पहले ये कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने किया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा पहली बार आज़ाद हिंद फौज का इसका गठन किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। और इसके बाद ये जो आज़ाद हिंद फौज है, इसका नेतृत्व संभाला था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसके बाद इसका नेतृत्व संभाला। और इसके बाद में 1943 में इसके सेनापति बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। तो ये कब बनाए गए? 1943 में सुभाष चंद्र बोस।
और इन्हीं को इसका एक्चुअल जो फाउंडर है, एक्चुअल वास्तविक संस्थापक ये सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाता है। तो इसके संस्थापक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर कौन सा है? ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसका झंडा पहली बार फहराया था देश में, और ये फहराया था मणिपुर में। और मणिपुर में भी एक जगह है मोइरांग, ये जगह है मोइरांग मणिपुर में। यहाँ पे सबसे पहले INA का झंडा फहराया गया था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा जो है ये मणिपुर मोइरांग में फहराया गया था। और किसने फहराया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। और ये कब फहराए थे? 12 अप्रैल 1944 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन किसने शुरुआत की? तो इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग INC। तो इसका जो शुरुआत है ये 1885 में किया गया था, 1885 में। और इसका जो शुरुआत है ये E.O. ह्यूम ने किया था, E.O. ह्यूम। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये 1985 में हुआ। और एक किसने किया था? ये E.O. ह्यूम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये कांग्रेस से जुड़े 2-4 क्वेश्चन और भी होंगे, उसको हम लोग कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? E.O. ह्यूम ने। तो अब उन्हीं के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसमें पहला है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये सही है बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। और उन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और वह क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये भी सही हो जाएगा। और वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये बोला जाता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, पक्षियों का अध्ययन। तो इसलिए इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जो पहला अधिवेशन है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बम्बई में, बम्बई में। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, अध्यक्ष अभी हमने देखा था कौन थे? वो WC बनर्जी। और ये जो अधिवेशन बम्बई में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल कॉलेज।
गोकुल दास तेजपाल कॉलेज बम्बई में, और इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे WC बनर्जी, और इसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला अधिवेशन हो गया वो। अब अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अभी हमने देखा था कि जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट क्या थी, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये जो पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। और ये कब हुई थी, ये हुई थी कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन था, और वो हुआ था 1917 में, 1917 में कलकत्ता में। जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के। तो और यहाँ पे जो सरोजनी नायडू है ये थी पहली भारतीय महिला। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये कब बनी थी, ये जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था ये 1925 में, और ये हुआ था कानपुर में। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, और वो है भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस है उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये हुए थे जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, थर्ड, ये हुआ था 1887 में, और ये हुआ था मद्रास में। तो 1887 का मद्रास अधिवेशन था, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये हैं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है। तापगतिकी, ये जो है तापगतिकी का प्रथम नियम इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तापगतिकी, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है ऊष्मागतिकी। ये इसको कहीं कहीं क्या लिखा होता है, ऊष्मागतिकी। तो इसका जो नियम होता है इसका जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा है उसको जो ऊर्जा है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो क्या है कि ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये कौन सा नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया या फिर बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दो तरीके के अभिक्रिया हो सकते हैं, या तो होगा ऊष्माक्षेपी या फिर होते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया वैसे होते हैं जिसमें कि क्या हो, ऊष्मा जो होता है, जो ऊष्मा हो वो क्या होता है, वो बाहर निकले, बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं लोग ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। और एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसमें कि जो ऊष्मा होती है उसको शोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ये। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन है, अगर इसको क्या करेंगे, इसको जलाया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, CO2 मिलेगा और साथ में क्या हमें मिल रहा है, ऊष्मा। तो ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की हो गया, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया हो गया। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऊष्मा हमें मिल रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ये तो हमने कोयले का दहन हो गया, और दूसरा हो सकता है श्वसन। श्वसन क्या होता है कि उसमें भी एनर्जी क्या होती है, निकलती है। जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, और उसके बाद हमारे बॉडी में क्या बनता है, ATP। उसमें के रूप में क्या बनता है, एनर्जी के रूप में ATP बनता है। तो श्वसन भी क्या हो जाएगी, ये ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब क्या होंगे, ये एग्जाम्पल होगा ऊष्माक्षेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो श्वेत वस्त्र है, जो व्हाइट कलर के जो वस्त्र होते हैं, वो काले वस्त्रों से वो ज़्यादा शीतलन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो ठंडे होते हैं काले वस्त्र के मुकाबले। वो किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, तो देखते हैं। जो काला वस्त्र होता है, तो काला वस्त्र क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे एक है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और एक हो जाएगा कि प्रकाश को परावर्तित करता है। तो जो श्वेत होते हैं, श्वेत वाले, ये क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और जो काले वस्त्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई क्लॉथ है, ये क्या है, वाइट। अब यहाँ से क्या आएगा, सन का रे जाएगा यहाँ से, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये वाइट वाला क्या करेगा कि यहाँ पे आया, इसको क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये बाहर चला गया। और ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले जो क्लॉथ होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या करते हैं कि जो सन रेज आ रही है उसको क्या करते हैं, जो हीट आया तो हीट को ये क्या करते हैं, इसी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से जो हीट आया था तो हीट इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसमें गर्मी लगेगा ज़्यादा। और वाइट वाला जो कपड़ा है उसमें क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जो बाहर से हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये अपने पास हीट कुछ भी नहीं रख रहा है। तो इसलिए ये वाइट वाले कपड़े जो है ज़्यादा ठंडे लगेंगे ब्लैक के मुकाबले। तो इसलिए इस वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। इसमें पूछ रहा है बैड कंडक्टर ऑफ ऊष्मा का, हीट का, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें क्या हो जाएगा, ये शीशा हो जाएगा। ये क्या होते हैं, ये ऊष्मा ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। तो और यहाँ पे जो चांदी होते हैं ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये विद्युत के सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। सब विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी हो गया। और इसमें जो कुचालक होगा उष्मा और विद्युत का, वो क्या हो जाएगा? सीसा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्च तापमान अवस्था पर पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होगा? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, कृष्णिका का मतलब होता है कि कोई भी एक पिंड हो गया या फिर बॉडी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी बॉडी है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? कृष्णिका। ये क्या हो गया? कोई भी बॉडी है। तो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो इसका तापमान है, तापमान अगर इसका इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से रेडिएशन निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? रेडिएशन, विकिरण निकलेगा, रेडिएशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो विकिरण है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेडिएशन। तो विकिरण ये भी क्या होगा? इसका अमाउंट बढ़ेगा, वो ज़्यादा निकलेगा। और जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विकिरण ज़्यादा निकलेगा। और इसके साथ में क्या होता है कि जो इसका वेव लेंथ होता है, जो रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन का जो वेव लेंथ होगा, तरंग जो धैर्य होगा, वो क्या होता है? वो कम होने लगता है। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जब विकिरण सबसे उच्च स्तर पर होगा, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? कब? जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विकिरण भी बढ़ेगा। तो जब ये उच्चतम स्तर पर होगा तो उस समय तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो उस समय तरंगदैर्घ्य निम्न स्तर पर होगी, मतलब तरंगदैर्घ्य घटेगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसका जो तरंगदैर्घ्य है, तापमान बढ़ाने पर घट जाती है। तापमान यहाँ पे बढ़ाए तो तरंगदैर्घ्य क्या हुआ? यहाँ पे घट आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, और इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कब पॉसिबल होगा? तो होता है जैसे कि यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर होगा, मतलब जहाँ एक जगह क्या होगा? हाई होगा, एक जगह क्या होगा? लो होगा। तो अगर हाई टेम्परेचर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर, इसका जो ऊष्मा है ज़्यादा है और इसका कम है। तो जब भी जो ऊष्मा का प्रवाह होता है तो हाई से लो की तरफ होता है। और ये कब तक होगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर ना हो जाए। तो ऊष्मा, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कहाँ से कहाँ होगा? तो ये होगा इसका जो तापमान है, टेम्परेचर, तो इनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करेगा। तो इसके इस बॉडी के तापमान, इनके जो टेम्परेचर होगा, तापमान इसी पे निर्भर करेगा। निर्भर कैसे करता है कि जो हायर टेम्परेचर होता है, हाई से लो की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, इसमें कौन सा धातु सबसे ज़्यादा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में क्या सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, और उससे कम होता है सिलिका। फिर क्या है यहाँ पे? एल्यूमिनियम। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या है? ये अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है? अधातु। और ये क्या होता है? मेटेलॉइड होता है। मेटेलॉइड, अर्ध धातु बोलते हैं लोग, मेटेलॉइड, अर्ध धातु, या फिर इसको बोला जाता है उपधातु, उपधातु। और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम होता है धातु, मेटल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि जो सबसे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है कि संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है। तो जिसकी मात्रा ज्ञात होती है वो होते हैं वास्तविक संसाधन। जो वास्तविक है तभी तो उसका मात्रा हमें ज्ञात रहेगा। ये वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिसकी मात्रा क्या होती है, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। और प्राकृतिक संसाधन में क्या हो जाएंगे, जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गया, मृदा, वन हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। और वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिसका मात्रा हमें ज्ञात होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो फर्स्ट नंबर पे आता है कजाकिस्तान। तो क्या है यहाँ पे, कजाकिस्तान सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक है। इससे पहले था कनाडा, लेकिन अब कजाकिस्तान हो चुका है। और कनाडा कितने नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है और उसमें से पूछा है संसाधन के बारे में कि इसमें से कौन सा अजैव है और साथ ही क्या है, नवीकरणीय है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अजैव और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। यहाँ पे जो नवीकरणीय संसाधन है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा होता है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और एक इसमें होता है अनवीकरणीय, नवीकरणीय। इसमें इसमें हो जाएगा जो कोयला होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, जो लौह हो गया, Fe, खनिज हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय। और यहाँ पे जो अजैव है इसका मतलब होता है, अजैव का मतलब होता है, एक दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, अजैव और जैव। जैव का मतलब होता है बायोटिक, जो जीवित है, और अजैव का मतलब होता है एबायोटिक। जनरली इसको बोल दिया जाता है कि ये सजीव हैं और ये क्या है, निर्जीव हैं। तो अजैव में क्या आ जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जल हो गए, मृदा हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब अजैव है। जैव में क्या हो जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गया, मनुष्य हो जाएगा, ये सब क्या है, जैव है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा हुआ था कि जो अजैव और नवीकरणीय दोनों हो। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, ये जो जल और लौह अयस्क, ये क्या हो जाएंगे, ये अजैव है, ये दोनों। अब बाकी ये पशुधन और जंगल क्या हो जाएंगे, जैव हो जाएंगे। तो अब इसमें जल और आयरन में देखना है कि अब नवीकरणीय कौन से हैं। तो नवीकरणीय कौन से हैं, यहाँ पे जल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी। यहाँ पे आलू का पैदावार पहले देखते हैं, आलू सबसे पहले कहाँ पे आया था। तो जो आलू की सबसे पहले आया था, ये दक्षिण अमेरिका में आया था, साउथ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले आया था। और यहाँ से कहाँ गया था, यहाँ से गया था स्पेन में। तो अगर पूछा जाए
तो स्पेन कहाँ पे है? यूरोप में हो गया। तो यूरोप में अगर पूछा जाए सबसे पहले आलू कहाँ पे, तो वो हो जाएगा स्पेन में, स्पेनिश। और अगर पूछा जाए कि जो भारत में आलू सबसे पहले कौन लाए थे, वो लाए थे पुर्तगाली, पोर्चुगीज। तो यहाँ पे जो है ये भारत में लाए थे। तो भारत में आलू कौन लाए थे? ये आया था पोर्चुगीज से। और यूरोप में बोला जाए, यूरोप में सबसे पहले कहाँ पे, तो स्पेन में हुआ था। और आलू की पैदावार सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? वो दक्षिण अमेरिका में हुआ था, साउथ अमेरिका। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि यूरोप में सबसे पहले आलू का पैदावार स्पेन में हुआ था, स्पेनिश। और भारत में पूछा जाए तो भारत के हिसाब से हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले आलू की खेती करवाया था। ये 20 क्वेश्चन का सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।